फायर इंश्योरेंस डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि फायर इंश्योरेंस की अब ये दोनों पॉलिसी सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई थी, तो 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, और आप सब लोग इससे अच्छी तरीके से परिचित भी हो चुके हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए किसी भी कमर्शियल यूनिट को इनके अलावा कोई पॉलिसी दो। इनमें से भी 5 करोड़ तक की होगी सूक्ष्म उद्यम, तो लघु उद्यम को ही आप दे सकते हैं 5 से ऊपर 50 करोड़ तक के लिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मार्केट में जो भी पॉलिसी अवेलेबल हैं, अगर आप कोई पैकेज पॉलिसी भी देते हैं तो भी आप 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए आपको लघु उद्यम ही देना होगा। तो ये फंडा अब आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके ज़्यादातर क्लाइंटेज सूक्ष्म उद्यम में ही आ जाएंगे, 5 करोड़ वाले में ही आ जाएंगे। लेकिन जब आप एसएमईज में एंटर होते हैं, कॉरपोरेट में एंटर होते हैं, इंडस्ट्री सेगमेंट में जाते हैं, जहाँ से कि मेजर बिजनेस आता है, वॉल्यूम बिजनेस आता है, उस सेगमेंट के लिए आपको लघु उद्यम ही एक ऑप्शन है। तो बहुत क्लैरिटी से अगर इस चीज़ को डिस्कस किया जाए तो अब आपको ये पता लग जाता है कि ये पॉलिसी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल परल में ही अमेंडमेंट करके, उसको रिवाइज करके, उसमें एडिशंस करके, उसमें इनोवेटिव कवर्स जोड़ करके और काफ़ी एडवांस को उसमें इनबिल्ट करके तब डिज़ाइन की गई है। यानी बेसिक ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन ये जो इतना सारा लीवरेज दिया गया है उसका मोटिव ये है कि प्रोडक्ट को पॉपुलर करना है, प्लस कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। अब कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपका प्रोडक्ट इस लेवल का होगा कि कस्टमर का उसमें कंफर्ट आएगा। क्योंकि अगर हर चीज़ को आप हर रिस्क को एडवांस कवर में डाल देंगे और उसका एडिशनल प्रीमियम मांगेंगे तो कस्टमर के लिए थोड़ा बर्डन हो जाता है कि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट, और जबकि उसको उस रिस्क की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में टैरिफ डेज से ही 15 एड ऑन कवर है, जबकि उनके पेरिल जो पॉलिसी में कवर्ड है वो 12 ही है। तो यानी उनको हर एक एड ऑन कवर को लेने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है, और बहुत सारी चीज़ों की तो डेफिनेशन भी बड़ी लिमिटेड है। तो ये सारी कमियों को कंसीडर करते हुए IRDA ने प्रोडक्ट को रिवाइज किया है। आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। तो ये जो रिवाइज करने का पर्पस था, इसका पर्पस बेसिकली यही था, प्रोडक्ट को पॉपुलर किया जाए और जो पॉलिसी होल्डर है, कस्टमर है, बायर है, उसको एडिशनल कवरेज प्रोवाइड करके उस पर फाइनेंशियल बर्डन कम किया जाए। तो ये जो चेंजेस किए गए बड़े मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि इन चेंजेस ने प्रोडक्ट को अब पॉपुलर ज़्यादा कर दिया है। अब फायर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि इंश्योरेंस के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अटमोस्ट गुड फेथ है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, जिसकी दोनों ब्रांचेज हैं, सब्लिगेशन और कंट्रीब्यूशन भी, प्रॉक्सिमेट कॉज है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल फायर इंश्योरेंस पर अप्लाई होते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें एक ही पॉलिसी में इनबिल्ट कवरेज में शामिल हो जाती हैं। तो पॉलिसी को बहुत ज़्यादा कस्टमर बेनिफिशियल बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि जब आप एक फायर पॉलिसी देते हैं तो उस पॉलिसी में बिल्डिंग भी कवर हो जाती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट भी कवर हो जाते हैं, उसके फर्नीचर फिक्चर्स और फिटिंग्स भी कवर हो जाते हैं, स्टॉक चाहे किसी भी फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल हो, स्टॉक एंड प्रोसेस हो, फिनिश्ड स्टॉक हो, वो भी कवर हो जाता है।
इन एडिशन पाइपलाइन वगैरह उसकी जो भी हैं, जो प्रॉपर्टी का पार्ट है, वो भी शामिल हो जाती है। तो फायर पॉलिसी के बिना तो गुजारा है नहीं। किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को, किसी भी कॉमर्शियल यूनिट को, चाहे वो शॉप हो, कॉलेज हो, होटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, सभी को फायर पॉलिसी तो चाहिए। और आपको पता है FLOP की तो रिक्वायरमेंट भी है कि अगर FLOP चाहिए तो बिना फायर पॉलिसी के मिलेगी भी नहीं। तो इस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि पिछली पॉलिसी के कवरेज से इस पॉलिसी में ज़्यादा कवरेज बढ़ा दिया गया है, क्योंकि चेंजेस किए गए, कवरेज इम्प्रोवाइज किया गया, सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न डिसाइड किया गया, इनमें ट्रेडिशनल कवरेज डाले गए, इनोवेटिव कवरेज लिए गए, और दोनों पॉलिसियों को ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन बट विद द लिटिल डिफरेंस लागू कर दिया गया। तो चेंजेस होने से कस्टमर को बेनिफिट हुआ, मिस सेलिंग थोड़ी बंद हुई, क्लैरिटी आ गई। जो जार्गन थी लैंग्वेज की, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, अभी भी है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। और अब इस पॉलिसी को लेने के बाद कस्टमर को लगता है कि कंप्लीट कवरेज आ गया है, उसके लिए हर छोटी मोटी चीज़ के लिए एडिशनल प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि ये पॉलिसी 50 करोड़ से ज़्यादा के लिए नहीं काम करेगी, चाहे वो न्यू प्रपोजल हो या रिन्यूअल हो। 50 करोड़ मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की सीलिंग है। अगर 5 करोड़ तक का ही है तो सूक्ष्म उद्यम चल जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म उद्यम में भी 5 करोड़ से ज़्यादा का सम इंश्योर्ड अलग नहीं है। लेकिन ये ऑन ऑटो मोड है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर खुद ही डिसाइड कर देता है कि पॉलिसी कौन सी अप्लाई होगी, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर से प्रेफर करते हैं कि उनको पैकेज पॉलिसी चाहिए। पैकेज पॉलिसी की रिक्वायरमेंट वहाँ इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि जब बहुत सारी पॉलिसियों की रिक्वायरमेंट हो तो कस्टमर को ये कंफर्ट फील नहीं होता कि उसको 8-10 प्रपोजल फॉर्म भरने पड़े, अलग अलग पॉलिसियाँ लेनी पड़े, उनकी अलग अलग डेट्स हो जाएं, फिर उनको रिमेंबर करना पड़े, क्योंकि पॉलिसी की एक्सपायरी डेट अगर अलग हो जाती है तो फिर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और कमर्शियल यूनिट्स में तो ऐसी मिनिमम 5, 6, 7, 8 पॉलिसियाँ तो लेनी ही लेनी होती हैं उनको। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि भाई एक पैकेज पॉलिसी दे दीजिए जिसमें जो भी हमारे लिए फिजिबल सेक्शन होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दीजिए, जो आपका प्रीमियम बनता है वो पे कर दिया जाएगा। नॉर्मली कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट यही होती है, क्योंकि उसमें उनको कंफर्ट मिलता है। शॉप से लेकर के ऑफिसेज तक, होटल्स तक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक सब यही प्रेफर करते हैं। वो कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया कि हर चीज़ के लिए एक अलग से पॉलिसी ली जाए। हालांकि ली जा सकती है, लेकिन अगर लिमिटेड पॉलिसियाँ 1, 2, 3 हो तो समझ में आता है। अगर आपको 13-14 पॉलिसी लेनी है तो फिर आप पैकेज पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं। तो पैकेज पॉलिसी आज भी दी जा रही हैं, और उसी में क्योंकि फर्स्ट सेक्शन मैंडेटरी होता है फायर का, उस फायर सेक्शन में बजाय स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी के अब सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के प्रोविजन लागू हो जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी 50 करोड़ से नीचे के सम इंश्योर्ड के लिए है ही नहीं, आप दे ही नहीं सकते। तो सारी के सारी पैकेज पॉलिसियों में ऑटोमेटिक प्रोविजन ऑफ सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम लागू हो जाएंगे। और ये जो पैरामीटर है सम इंश्योर्ड का, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा का मायने ये है कि माइक्रो इंडस्ट्री जो होती है, माइक्रो सूक्ष्म, उनमें नॉर्मली 5 करोड़ की सम इंश्योर्ड जाता है, 1-2 करोड़ नॉर्मली, कुछ तो लाखों में निपट जाती है। तो 5 करोड़ उसके लिए मोर देन जस्टिफाइड है। हाँ, लेकिन एसएमई में आकर के फिर सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है, जिसको आप लघु उद्यम बोलते हैं। तो स्मॉलर एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए तो आपको 6 करोड़ भी हो सकता है, 46 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड बिजनेस एंड साइज ऑफ द बिजनेस। लेकिन ये जो सम इंश्योर्ड है, ये बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन रहेगा।
क्योंकि मैं एक एंटरप्रीनर हूँ, मेरी 4 तरीके की अलग अलग यूनिट्स काम कर रही हैं, तो उन चारों के लिए तो मुझे अलग ही पॉलिसी लेनी होगी ना। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन वन लोकेशन काम करेगा ये। और इसके अलावा फायर पॉलिसी में ही चाहे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मायने जहाँ टर्नओवर होता हो, आउटपुट होता हो, प्रोडक्शन होता हो, चाहे नॉन इंडस्ट्रियल हो। नॉन इंडस्ट्रियल के मायने जहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, टर्नओवर नहीं होता, आउटपुट नहीं होता, लेकिन सर्विसेज रेंडर की जाती है। फॉर एग्जांपल होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है, तो इक्विपमेंट सारे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा होता है, बिल्डिंग भी होती है, मशीनरी भी होती है, फर्नीचर भी होता है, स्टॉक भी होता है, लेकिन उनका आउटपुट या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट या टर्नओवर सर्विस के रूप में होता है। अब एक हॉस्पिटल है, तो वो 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता हो, लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना डॉक्टर्स, तो ये सर्विस इंडस्ट्री। फिर स्टोरेज रिस्क के लिए, चाहे वो ओपन में हो, कवर्ड में हो, कैसा भी गोडाउन हो, वो सब भी फायर में ही कवर होता है। यहाँ तक कि एडिशनल यूटिलिटीज और टैंक्स भी फायर का ही पार्ट है। तो पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस किए गए उनमें से आपने देख लिया कि 12 का बढ़ा के 14 पैरल कर दिए, डिलीशन ऑफ पैरल बंद कर दिया, जिससे मिसेज सेलिंग भी कंट्रोल हो गई, सम इंश्योर्ड फिक्स कर दिया, 5 करोड़ तक के लिए आप SBSU ही देंगे। SBSU हम श्री राम बारे ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम तो भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा है, और जो प्रीफिक्स है पॉलिसी के आगे जो अलाउ है IRD की तरफ से, वो हर कंपनी का इंडिविजुअल नाम है, शॉर्ट। तो बजाज अगर अपनी पॉलिसी शुरू करेगी तो बजाज भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा करेगी, तो वो SBSU नहीं बोलेंगे उसको, उनके लिए वो BBSU हो जाएगा। तो हर कंपनी की पॉलिसी का नाम SBSU नहीं होता, लेकिन हर कंपनी की पॉलिसी का नाम भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा जरूर होता। केवल फर्स्ट प्रीफिक्स जो होगा वो उनका, अब एक कोट होके हो तो उनके लिए तो आई लगेगा फर्स्ट में, टाटा है तो उनके लिए टी लग जाएगा फर्स्ट में। तो इस चेंज को आप समझें, इसलिए अपने माइंड में सिर्फ ये नहीं बिठा लें कि SBSU ही है, हालांकि आपको सिर्फ SBSU और SBLU ही देनी है। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट तो इंडस्ट्री वाइज है, ऑल ओवर इंडस्ट्री है, सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को यही प्रोडक्ट सेल करने हैं, यूनिफॉर्म है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए सेम लाइन्स पर देना है, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। लघु उद्यम के लिए 5 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से कम का सम इंश्योर्ड है, कंपल्सरी एक्सेस फिक्स है, SBSU में 5,000 रुपीज और ईच क्लेम। देखिए नॉर्मली पॉलिसी में क्लेम नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो 5,000 रुपये कटेंगे। साल में गलती से 2 आ गए, 3 आ गए, तो हर क्लेम पे 5,000 रुपये कटेंगे। पॉलिसी अगर लघु उद्यम है 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट कटेगा, क्योंकि मिनिमम 10,000 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्लेम्स अमाउंट। लेकिन यही कंपल्सरी एक्सेस टेररिज्म के केस में बढ़ जाएगा, क्योंकि टेररिज्म को कोई भी कंपनी डायरेक्ट डील नहीं करती, वो केवल तभी अप्लाई होगा जब लॉस का कारण ही टेररिज्म है, अदरवाइज नहीं। किसी भी और पैरल से लॉस हुआ है तो यही रहेंगे कंपल्सरी एक्सेस लिमिट। पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम 500 प्लस GST और 1000 प्लस GST लघु उद्यम के लिए। अब ये जो फायर पॉलिसी जो मोस्ट कॉमनली कही जाती है कि ये फायर पॉलिसी, इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कस्टमर के माइंड में, क्योंकि वो ये मान के बैठ जाता है कि इसमें सिर्फ फायर रिस्क कवर है, जबकि ऐसा तो है नहीं। 12 पैरल होते थे, अब 14 हो गए, बल्कि 14 के 14 पैरल कवर्ड। लेकिन ये जो फायर है ये सबसे बड़ा कॉज है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि फायर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है जो कि रैपिड ऑक्सीडाइजेशन होता है उसका। जहां भी फ्यूल को
ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया या उसने कहीं से भी आग पकड़ ली और उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो वो जितनी तेज़ी से फैलेगी इतना रैपिड ऑक्सीडाइजेशन होगा उसका कि वो फैलती चली जाएगी, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। और फायर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरीके की चीज़ में हो सकती है। हम नॉर्मली सोचते हैं ना कि जैसे मेटल है, मेटल के आइटम है, उनमें आग क्या बिगाड़ ली, या मकान है, दीवार है, उसमें आग क्या बिगाड़ ली, लेकिन ऐसा नहीं। फायर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स है, वेपर्स है, गैसेस हैं। और फायर किसी भी तरीके की मटेरियल हो सकती है, वुडन है, पेपर है, क्लॉथ है, मेटल है, कुछ भी। मेटल को भी अगर आप समझते हैं कि ये फायर से डैमेज होने वाला नहीं, तो डीशेप कर सकती है, उसकी शाइनिंग को खा सकती है। सम काइंड ऑफ लॉस और डैमेज विल बी कॉज्ड बाय द फायर। तो फायर लॉस प्रोन है, बहुत ज़्यादा लॉस प्रोन है, एंड एवरीथिंग इज ए मटेरियल फॉर द फायर, इवन ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। तो आरडी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर के इसको पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में डिज़ाइन किया और मॉडिफाई किया, जिसमें फायर की डेफिनेशन को भी बढ़ा दिया, जिसमें ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कंबशन को शामिल करके कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट किया, वरना अदरवाइज इनको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे और एड ऑन कवर लेना होता था। बुश फायर में जैसे फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर कवर नहीं था, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब वो इनबिल्ट हो गया, इसी में ऑटोमेटिक कवर हो गया। तो 50 करोड़ तक के लिए तो कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत ही नहीं। इम्पैक्ट डैमेज की भी डेफिनेशन चेंज करके उसमें भी एयरक्राफ्ट डैमेज को शामिल कर दिया और इम्पैक्ट डैमेज की डेफिनेशन भी बढ़ा दी, वरना अगर खुद की प्रॉपर्टी से, खुद के एनिमल से, खुद के मशीनरी से लॉस हुआ है तो उसके लिए एड ऑन लेना पड़ता। अब नहीं है। अर्थक्वेक एक एड ऑन था जिसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता था, अब वो इसमें मर्ज हो गया। टेररिज्म एक एड ऑन था जिसका एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता था, वो इसमें मर्ज हो गया। थेफ्ट, चाहे लिमिटेड सेंस में हो, लेकिन थेफ्ट कभी भी फायर की पॉलिसी में कवर नहीं होता था, और थेफ्ट को कवर करने के लिए स्टॉक के लिए अलग से बर्गलरी पॉलिसी लेनी होती थी और होती है आज भी, क्योंकि बर्गलरी और थेफ्ट फायर पॉलिसी में कभी कवर नहीं होता। हालांकि इसको कोशिश की गई कि थेफ्ट फायर पॉलिसी में लिया जाए, लेकिन वो लिमिटेड सेंस में कि थेफ्ट से लॉस नहीं हो, लॉस किसी और कारण से हो, फिर थेफ्ट हो गई तो कवर कर लेंगे। फिर से समझिए, चोरी से नुकसान नहीं, नुकसान का कारण कोई और हो लेकिन उसके बाद चोरी हुई है तो उसको कवर कर लिया जाएगा। वो चाहे पहले दिन से 7वें दिन तक हुई हो, वो कवर कर लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ चोरी है तो कवर नहीं होगा, आज भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा STFI और RSMD जैसे जो पैरल जो कि ऑप्शनल थे, कस्टमर ने चाहा उसको या उसका प्रीमियम करना चाहा कम करना, तो उसने कह दिया ये आपके प्रीमियम कम कर देते, और आपने ये दोनों पैरल हटा दिए। तो बहुत बड़ा मिससेलिंग का कारण था, क्योंकि मेजर लॉसेस फायर पॉलिसी के तहत स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड और इनंडेशन के होते हैं, या राइट, स्ट्राइक्स, मैलिशियस डैमेज से होते हैं। अब ये कस्टमर की समझ से बाहर है ये क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन बाई चांस ऐसे लॉस हो और आप उसको एक लाइन के लेटर पकड़ा दो कि योर क्लेम इज हियरबाय रेपुडिएटेड बिकॉज द STFI एंड RSMD सेट ऑफ पैरल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिसी, तो कस्टमर को लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, और ऐसा ही होता था। ये पूरी फायर पॉलिसी ली है, उसने प्रीमियम दिया है, वो बिल्कुल निश्चिंत है कि मेरी सब कुछ इंश्योर्ड है, और आपने उसमें से RSMD STFI हटा दिया, आंधी से नुकसान हो गया, बाढ़ से नुकसान हो गया उसका, दंगों से नुकसान हो गया उसका, और आपने कह दिया कि हम आपका क्लेम खारिज कर रहे हैं। किसको अच्छा लगेगा? कौन खुश होगा ये सुन के?
और ये फ्रीक्वेंटली हो रहा था, हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कर रही थी क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल था। प्रीमियम कम होता था फ्यू हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में, लायबिलिटी डिनाई कर दी जाती थी करोड़ों में। अब इस पर कंट्रोल हो गया क्योंकि इन दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स को अब आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आप चाहे तो भी नहीं कर सकते, इंश्योर चाहे तो भी नहीं होगा। कुछ लिमिट्स रिवाइज की गई, कुछ एड-ऑन्स को पॉलिसी में शामिल कर लिए गए। पॉलिसी में शामिल करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर आप किसी भी रिस्क को पॉलिसी का इनबिल्ट पेरिल बना देते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उससे एडिशनल प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉलिसी का हिस्सा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसकी लिमिट लगा दें कि इतने से ज़्यादा अगर सम इंश्योर कवर नहीं होगा तो वो लिमिट जस्टिफाइड, क्योंकि बहुत सारे एड ऑन कवर है, कस्टमर ना तो समझता है, ना ले पाता है, ना आप बता पाते हैं, ना उसकी लिमिटेशन पता है। आज भी आप सब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप पॉलिसी सेल करना चाहते हैं, आप एड ऑन के बारे में बताते ही नहीं कस्टमर। अब कस्टमर को थोड़ी पता है कि आपके पास कौन कौन से एड ऑन अवेलेबल है, जबकि अगर आप ये एड ऑन बताते हैं तो इसमें दोनों का फायदा है। आपका तो प्रीमियम बढ़ेगा, उसका कवरेज बढ़ जाएगा, हो सकता है उसको उसी रिस्क से बार बार लॉस होगा। तो पॉलिसी के साथ एड ऑन कवर जरूर बताने चाहिए और जरूर आपको भी समझने चाहिए। हालांकि अभी ये जो देख रहे हैं हम स्लाइड, इसमें ये एक भी एड ऑन नहीं है, ये पॉलिसी में शामिल है, इनका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लिया जा सकता। एडिशन, एल्ट्रेशन और एक्सटेंशन इनबिल्ट हो गया, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक इनबिल्ट हो गया, स्पेसिफिक कंटेंट की रिस्क भी कवर हो गई इसमें। आर्किटेक्टर, सर्वेयर, कंसल्टिंग इंजीनियर्स की फीस अब 5% तक हो, रिमूवल ऑफ डेब्रिज 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट तक हो। ये तो इनबिल्ट है, इनका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि स्टार्टअप एक्सपेंसेस का नहीं ले सकते, कॉस्ट कंपेयर्ड बाई म्यूनिसिपल रेगुलेशंस का नहीं ले सकते, प्री लोडेड सॉफ्टवेयर का नहीं ले सकते, स्टॉक हेल्ड इंटरेस्ट का नहीं ले सकते और रिटर्न फ्लोटर चार्जेस भी नहीं ले सकते, बशर्ते कि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक हो। यानी कि पॉलिसी जो दी गई है वो सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी। अब देखिए कितना बेनिफिट हो रहा है कस्टमर। कस्टमर के एंगल से अगर आप सोचें और उसको ये बताएं कि हम आपकी ये रिस्क इसमें फ्री कवर कर रहे हैं, उन 14 पैरल के अलावा, तो उसकी समझ में आएगा ना कितना आप बेनिफिट है। क्योंकि कस्टमर तो अभी भी आज भी नहीं जानता, आज भी कस्टमर वही जानता है जो हम उसको समझाते हैं, जो हम उसकी पॉलिसी में लिख के देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सिर्फ एक वो पॉलिसी पढ़ता है, 1-2 पेज, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता। टैरिफ क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, क्लेम गाइडलाइन क्या होती है, कोई कुछ नहीं पढ़ता। जो आपने डिस्कस किया है, जितना आपने समझाया, जितना आपने एड ऑन बताए, जितनी आपने प्रीमियम रेट डिस्कस की है, जितना आपने पॉलिसी का प्रीमियम बताया, उतना ही उसकी नॉलेज में है उस प्रोडक्ट के बारे में। आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने मान लिया कार की पॉलिसी ली और तब से ले रहे होंगे आप जब इंश्योरेंस कंपनी में नहीं थे, बाइक थी तो बाइक की ले रहे होंगे। आपकी हिस्ट्री में आपने कभी उस पॉलिसी को पढ़ के नहीं देखा, सिर्फ जो फर्स्ट पेज में जो डिटेल दे रखी है, ये मेरा गाड़ी नंबर है, ये मेरा नाम है, इतना पॉलिसी पीरियड है, इतना प्रीमियम है इसका, बस। इससे ज़्यादा आप आगे पीछे भी नहीं हुए होंगे। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने उस पॉलिसी को एक पेज नहीं कर दिया, सर्टिफिकेट टाइप पहना दिया। जब कस्टमर पढ़ता ही नहीं है तो उसको देखे भी क्या करें। अब वो एक पेज की पॉलिसी होगी बस। तो ये एड ऑन कवर वगैरह की जानकारी किसी को नहीं होती। अब ये फ्लोटर कवर है, मान लिया फ्लोटर कवर कब दिया जाता है, जब स्टॉक्स एट मल्टीपल लोकेशन हो, एक ही पॉलिसी में कवर करना हो, एक ही सम इंश्योर्ड के तहत कवर करना हो, तो हर इंश्योर्ड चाहेगा, हर मैन्युफैक्चरर चाहेगा। अलग अलग गोडाउन के लिए पॉलिसी लेने से तो बेहतर है एक ही पॉलिसी में हो जाए। कोई टेक्सटाइल मिल है, कोई फुटवियर फैक्ट्री है,
कोई बुक मैन्युफैक्चरर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सप्लायर है, डिफरेंट प्लेसेस पे लोग गोडाउन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई एक जगह है। तो अगर उनका सम इंश्योर्ड 5 करोड़ के अंदर अंदर आ रहा है तो सारी लोकेशन एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर होते ही 10% एक्स्ट्रा दे दीजिए तो भी कंफर्ट इसलिए कि उसको हर गोडाउन के लिए अलग से पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं। ये चीज़ें भी कस्टमर को समझाने वाली होती है, और कस्टमर नॉर्मली ये सोचेगा अब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है कि भाई मैंने कलकत्ता में गोडाउन है, चेन्नई में गोडाउन है, अब मैं उसका बीमा आपसे कैसे करा लूँ? आप तो मेरे पास जहांगीरपुर में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं। वहाँ उनको ये समझाया जाता है कि आपको उस गोडाउन के लिए अलग से पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। आपका सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप केवल हमें 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दिए, इसी पॉलिसी में कवर हो जाएगा। और सम इंश्योर्ड निकालने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर दिया गया इन पॉलिसियों में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पहले पॉलिसी में ऐसा कुछ स्टैंडर्ड था ही। डिफरेंट तरीके की वैल्यूज मार्केट में, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, बुक वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, रीसेल वैल्यू, किसी को पता ही नहीं कि सम इंश्योर्ड लेना कौन सा है। बल्कि सीधा और कस्टमर से पूछ लेते थे कितने का बीमा कराना, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका सही ये है कि रीस्टेटमेंट वैल्यू पर बीमा कराइए, और प्रॉपर्टीज का तो रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही होगा। नहीं कराना चाहोगे तो भी उसी पर होगा, चाहे वो बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो। ये छूट स्टॉक के में है, क्योंकि स्टॉक की पोजीशन चेंज होती जाती है, उसका फॉर्म बदलता जाता है, कई तरीके का स्टॉक हो जाता है। अगर मेरी कोई टेक्सटाइल मिल है तो पहले मेरे को कपास मंगानी है, फिर उसका कॉटन धागा बनाना है, तो ये सब चीज़ें तो मेरा रॉ मटेरियल है, इनसे तो कपड़ा बनेगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग है, स्टॉक एंड प्रोसेस की अलग है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम की अलग है। इसलिए स्टॉक के केस में जैसा स्टॉक वैसी वैल्यू ले सकते हो। रॉ मटेरियल के लिए लैंडेड कॉस्ट, स्टॉक एंड प्रोसेस के लिए इनपुट कॉस्ट, फिनिश्ड गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। स्टॉक में तो ठीक है, कोई पीसेस स्टोन्स हैं, बुलियंस हैं, उनके लिए भी ये ठीक है कि आप एग्रीड वैल्यू पे बीमा कर दें। लेकिन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स और फिटिंग, ये नॉर्मली वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर बीच बीच में कोई नई मशीनरी भी खरीदी जाती है तो भी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा तो नहीं हर साल मशीनरी खरीदने में लगे पड़े, तो इनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कमर्शियल यूनिट का यही होता है। जब इसका बीमा करना है तो आपने कितने में खरीदी है इस पर मत जाइए, ये कितने की बिक रही है इस पर भी मत जाइए, बुक्स में इसकी कितनी वैल्यू शो कर रखी है उस पर भी मत जाइए। किसी भी तरीके की किसी भी वैल्यू को मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि अगर मुझे आज की डेट में ऐसी की ऐसी खरीदनी पड़े, यही मेक मॉडल की मशीनरी, तो कितने की आ रही है। यही ऐसी की ऐसी बिल्डिंग मुझे खरीदनी पड़े, ऐसी लोकेशन पे, ऐसी साइज की, इतने एरिया में, तो कितने की आएगी। इतना ही फर्नीचर फिक्चर इन्वेस्ट करना है तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी आज की डेट में। ये आज की डेट में भी हालांकि जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको आज की रेट का ही लेना पड़ेगा। आप चाहें तो बढ़ा के ले सकते हैं, कम मत लीजिए। उसका रीजन क्या है कि अगर इसमें टोटल लॉस होता है, जल जाती है, बाढ़ में डैमेज हो जाती है, साइक्लोन में तबाही हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू देने को तैयार है। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब जितने की ये आज आ रही है, चाहे आपने कितने में खरीदी,
जितने की ये आज आ रही है उतनी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको देने को तैयार है, तो क्या आप कोई भी ऐसा मूर्ख होगा जो गलती से उसको उस वक्त ही कॉस्ट में बीमा कराएगा जितने में वो खरीदी थी, चाहे वो आधी हो? तो वो गलत हो जाएगा। अगर ऐसा आप कर देते हैं और अलाउ कर देते हैं तो इंश्योर का लॉस हो जाएगा। इसलिए रीस्टेटमेंट वैल्यू का बीमा कीजिए। और रीस्टेटमेंट वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना सही है कि उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती। आज की डेट में उसको रिप्लेस करने या रीस्टेट करने पर कितनी कॉस्ट आएगी उस पर बीमा कीजिए। हालांकि वो भी पॉलिसी पीरियड में बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए एस्केलेटेड क्लॉज। और माल के केस में तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो लॉस पे करने को तैयार है जितने पे आपने माल बेचा है। अगर वो बिका हुआ माल डैमेज हो गया आपके यहाँ, तो डिलीवरी से पहले, डिलीवरी देने के बाद उसके यहाँ डैमेज हुआ तो वो जाए, आपकी कस्टडी में है, आपने बेच भी दिया है, माल अभी अब तक डिलीवर नहीं हुआ है और आपके यहाँ लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो कॉस्ट पे करेगी जितने में आपने बेचा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लॉस तो उतना ही हुआ है। अब कस्टमर्स को ये भी नहीं मालूम होता कि पॉलिसी यूनिफॉर्म पॉलिसी है और इंडिया में सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक ही पॉलिसी और यही पॉलिसी। लेकिन कस्टमर्स को ये पता नहीं है कि इसमें मनी की रिस्क भी कवर है 50,000 तक की, इसमें डॉक्यूमेंट की रिस्क भी कवर है 50,000 तक की, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम की 5 लाख की डेटा तक की रिस्क कवर है, इसमें पर्सनल इफेक्ट ऑफ विजिटर्स, एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स के 3 लाख तक की रिस्क कवर है, जो कि मैक्सिमम 20% के लिए 15,000 पर पर्सन की रिस्क कवर करती है। किसको पता होगा, कैसे पता होगा, कौन जानेगा? आपको पता होगा तो आप आगे बताएंगे, नहीं तो किसी को पता ही नहीं। ये पोजीशन तो तब है जबकि ऑल इंडिया में सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां एक ही तरीके की एक ही पॉलिसी सेल कर रही हूँ, लेकिन तो भी मार्केट में पता नहीं। ये कवरेज IRDA ने इसीलिए दिया कि कस्टमर को बेनिफिट हो, इसके लिए अलग से तो कोई प्रीमियम चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो ये जो बेनिफिट है ये IRDA के इनिशिएटिव पर है। चारों की चारों इनोवेटिव कवरेज पॉलिसी में विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम शामिल हैं। अभी क्या है, मान लिया फायर या फ्लड है, अब फ्लड में सारे कंप्यूटर डूब गए, ₹4 लाख करोड़ हो गए, तो फायर पॉलिसी में ये लॉस कवर नहीं था, क्योंकि इसके लिए तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस, जिसको EI पॉलिसी बोलते हैं, उसमें कवर। लेकिन यहाँ ये लॉस कवर इस इनोवेटिव कवर के आने के बाद, वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस। आपने जितने भी कस्टमर से डील किया होगा उनको ये पता ही नहीं होगा कि अंडर इंश्योरेंस किसको कहते हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि एवरेज क्लॉज किसको कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर आपका डिपेंडेंट होता है कि आप उसकी कितने का बीमा कर रहे हैं। वो आप ही से पूछता है कि मुझे कितने का बीमा कराना चाहिए, वो आप ही से जानना चाहता है कि कौन सी वैल्यू में लूँ। तो जब आप उसको रीस्टेटमेंट वैल्यू सजेस्ट कर देते हैं तब तक तो आपने ठीक किया, स्टॉप किया। आपने उसकी कम वैल्यू पे बीमा कर दिया सिर्फ इसलिए कि प्रीमियम कम लगे, तो नुकसान उसका होता है। हालांकि आपके चैनल वाल के केस में, क्योंकि आपको बैंक बिजनेस मिलता है, वहाँ ऐसा होता है नॉर्मली और होता है, तो भी उस केस में इंश्योर्ड यूजर होता है। तो ये जो अंडर इंश्योरेंस का प्रोविजन है ये इसलिए बनाया गया है कि 15% तक तो वेव कर दिया जाएगा। अगर 15% से ज़्यादा है तो उसके मायने ये हो कि आपने रीस्टेटमेंट वैल्यू पर इंश्योरेंस कराया ही नहीं। 20% भी हो गया बाई चांस, तो ऐसा नहीं होगा कि 15% तो वेव हो गया और 5% काट दिया जाए, टोटल 20% ही कटेगा।
उसमें कुछ बचने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो पॉलिसी रिसेटलमेंट वैल्यू पे सी हुई। अब कुछ और बेनिफिट पॉलिसी में शामिल है, जैसे स्टॉक एंड इंटरेस्ट। नॉर्मल एक दूसरे व्यापारी के पास एक दूसरे व्यापारी का सामान भी रखा होता है, तो अगर आपकी फर्म में किसी दूसरे का सामान रखा हुआ उसको भी लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी तो उसको नहीं पे करेगी, क्योंकि उसमें तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं। और सामान कैसा भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, लेकिन अब ये कवर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटर व्हीकल गैरेज है, बहुत लंबा तगड़ा बिजनेस है, उसने आपसे 4 करोड़ की पॉलिसी ले ली। एक मोटर व्हीकल गैरेज के लिए 4 करोड़ अच्छा सम इंश्योर है। अब उसके आग लग, तो मोटर व्हीकल गैरेज में तो जो भी कार खड़ी है या व्हीकल खड़े हैं वो तो उसके तो है, तो दूसरों के तो उस लॉस को कौन पे करेगा? गैरेज के ओनर की जिम्मेदारी है, तो वो ऑटोमेटिक कवर। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि साहब मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्क कवर है, लेकिन किसकी कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क तो कवर नहीं, किसकी कैसे नहीं होता। और एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि ड्राई क्लीनर। अब ड्राई क्लीनर के पास जितने भी आइटम्स हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, सूट भी हो सकता है, ब्लैंकेट भी हो सकता है, वुलन क्लॉथ भी हो सकते हैं, नॉर्मल क्लॉथ भी हो सकते हैं, साड़ीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से कुछ भी उसका नहीं, क्योंकि वो सब तो केवल ड्राई क्लीनिंग के लिए आए। He is only the custodian for the time being till he is dry cleaning all of them and delivering to the owners. लेकिन इस प्रोसेस पे अगर उसके यहाँ उस सामान को लॉस हो जाता है, जल जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो जिम्मेदारी तो ड्राई क्लीनर की होगी। तो ऐसे केस में ये फायर पॉलिसी अब उसको सेव करेगी। आप उसको ये कह के भी पॉलिसी सेल कर सकते हो कि अगर तुमने फायर पॉलिसी ले ली हमारी सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, और आपके यहाँ ऐसा कोई केस हो गया, आग से ही नहीं, इन 14 बैरल से, इनमें से किसी से भी, तो सामान तुम्हारा नहीं, दूसरे लोग तो तुमसे पैसे मांगेंगे, हम तुम्हारी रिस्क कवर कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, क्योंकि पॉलिसी में कवरेज। एडिशंस, अल्टरेशंस और एक्सटेंशंस अगर पॉलिसी पीरियड में किए गए तो रिस्क तो बढ़ गई, सम इंश्योर्ड भी बढ़ गई, अंडर इंश्योरेंस भी लगेगा। तो यहाँ समझदारी दिखाने वाली बात यह है कि जैसे ही आपने कोई एडिशन कराया उसकी इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, वो रिस्क कवरेज में भी शामिल हो गया, प्लस अगर उसका कोई एडिशनल वैल्यू का आपने खर्च किया तो उसका सम इंश्योर्ड बढ़ते ही आप डिफरेंस अमाउंट का प्रीमियम दे दीजिए, रिस्क कवर हो। आपको उसके लिए कोई अलग से एड ऑन लेने की जरूरत नहीं। तो दोनों पॉलिसी में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो बड़ा माइनर है। पहली चीज तो सम इंश्योर्ड की लिमिट, दूसरी चीज कंपल्सरी एक्सेस की लिमिट, तीसरी चीज स्टार्टअप एक्सपेंसेस की लिमिट, चौथी फ्लोटर कवरेज, क्योंकि केवल सूक्ष्म उद्यम में ही है, लघु उद्यम में ही है लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम और मिनिमम प्रीमियम। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर के पॉलिसी डिफर हो जाती है, बाकी तो कवरेज एक सही। अब फायर की पॉलिसी में एक और खास बात होती है कि जैसे टेररिज्म से लॉस हुआ है तो कंपल्सरी एक्शन डिफरेंट हो जाएगा।
8 हेड ऑन कवर भी हैं अपने पास, पहले आप उनको भी देखिए। All 8 add-on covers are for sale, but there will be additional premium to get any or all add-on covers. ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट और अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये एड ऑन कवर जो है नीड बेस्ड है, लेकिन सबकी नीड कॉमन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई फैक्ट्री चल रही है, मैंने उस पर लोन दे रखा है, अब उस लोन की मुझे हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, तो मैं अपने इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी एड ऑन कवर ले सकता हूँ। मेरे पास इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी एड ऑन कवर है, लेकिन कौन लेगा इसको? वही लेगा जिसने लोन ले रखा है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट सबके लिए यूनिफॉर्म है, लॉस ऑफ रेंट सबके लिए यूनिफॉर्म उसके लिए है जिसने कि रेंटेड कुछ एकोमोडेशन दे रहे हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट भी उसी के लिए है। लेकिन एक्सीडेंटल डैमेज कवर कॉमन है, इनवॉलंटरी बेटरमेंट कॉमन है, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन कॉमन है, और एस्केलेशन क्लॉज कॉमन है। अब एस्केलेशन क्लॉज का प्रोविजन हर फायर पॉलिसी में इसलिए किया जाता है कि पॉलिसी पीरियड में भी सम इंश्योर्ड की वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक रेगुलर इंक्रीज सम इंश्योर्ड में थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड चलती रहती है। उसको भी कवर करने के लिए आप एक निश्चित परसेंटेज चुन लीजिए, 10% कवर कराना, 15% कराना, 20% कराना, 25% कराना, उसके हिसाब से क्यों लग जाएगा। तो उससे आप निश्चित हो जाते हैं कि कम से कम अंडर इंश्योरेंस से होने वाला लॉस आप हमें नहीं होगा। स्टॉक किसी भी लोकेशन पर हो, उसको कवर कराना चाहिए, फ्लोटर कवरेज ले लेना चाहिए। फ्लोटर कवरेज बड़ी सिंपल चीज है, क्योंकि लोकेशन अलग होती है, इसमें स्टॉक की वैल्यू अलग होती है, इसमें दोनों चीजें प्रपोजल फॉर्म में बढ़ती जाए तो रिस्क कवर होगी। अब ये जो फायर पॉलिसी है, इसको नॉर्मल ओनर लेता है, एंटरप्रीनर लेता है, प्रिंसिपल लेता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि सेल कर दिया हो, लीज पे दे दिया हो, रेंट पे दे दिया हो, तो वहां देखने की चीज ये है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका है। पॉलिसी वही लेगा, चाहे वो टेनेंट हो, क्योंकि आप ये मान के चलें कि टेनेंट का केवल बिल्डिंग की ओनरशिप में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता, बाकी तो हर चीज में हो सकता है। प्लांट एंड मशीनरी उसकी हो सकती है, फर्नीचर पिक्चर उसका हो सकता है, स्टॉक उसका हो सकता है। तो जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो लेगा। फायर की पॉलिसी में एक और कंडीशन लागू होती है, रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम पे किया है, ये तो जाहिर है कि क्लेम उतना ही होगा या उससे कम होगा जितना कि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो जितने का क्लेम पे किया है उतने से पॉलिसी का सम इंश्योर्ड माइनस हो गया, और जितनी बार क्लेम पे होगा उतनी बार सम इंश्योर्ड माइनस होता चला जाएगा। और सम इंश्योर्ड माइनस होने के आप कॉन्सिक्वेंस जानते हैं। सम इंश्योर्ड माइनस होने का मतलब है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरी वैल्यू के लिए इंश्योर्ड नहीं है तो वो अंडर इंश्योरेंस है। जहाँ अंडर इंश्योरेंस है वहाँ एवरेज क्लॉज है, जहाँ एवरेज क्लॉज है वहाँ इंश्योर्ड का लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी को कोई फर्क नहीं। इसलिए जब भी इस पॉलिसी में क्लेम आए, पॉलिसी के सम इंश्योर्ड को रिस्टोर कराया जाता है, रीस्टेट कराया जाता है उतने ही सम इंश्योर्ड के लिए या उससे ज्यादा के लिए, जिससे कि अंडर इंश्योरेंस से बचे।
फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ की पॉलिसी है, पॉलिसी में 1 करोड़ 20 लाख का लॉस आ गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 1 करोड़ 20 लाख का क्लेम सेटल कर दिया। सेटल करते ही पॉलिसी का सम इंश्योर्ड सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख रह गए, 5 करोड़ की पॉलिसी थी। अब वो 3 करोड़ 80 लाख सफिशिएंट है क्या रिमेनिंग पीरियड में? पॉलिसी का एक होता है अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब पॉलिसी 1 साल की, 5 महीने चली तो अभी 7 महीने बचे हैं ना। ये जो रिमेनिंग पीरियड है दिस इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। अब आपको तो कोई गारंटी दे नहीं सकता कि इस पीरियड में कोई लॉस नहीं होगा, क्लेम नहीं आएगा, और गलती से आ गया तो सम इंश्योर्ड अंडर इंश्योर्ड हो जाएगी। इसलिए सम इंश्योर्ड को रजिस्ट्रेट कराना हमेशा एडवाइजेबल होता है। अब ये जितनी भी पैकेज पॉलिसीज हैं किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास, पॉलिसी कवरेज में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सिवाय इसके कि जो आपका पहला मैंडेटरी सेक्शन है उसमें ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी कवरेज अप्लाई हो जाए। क्योंकि जब पॉलिसी बनी थी तब केवल स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी थी, फायर कॉमर्शियल यूनिट्स के लिए, घरों के लिए अलग हो गई। अब वो पॉलिसी 50 करोड़ तक के लिए तो है ही, तो दूसरी पॉलिसीज के प्रोविजन चेंज हो गए। इसलिए कंपनियों के सॉफ्टवेयर इस तरीके के डिजाइन किए हुए हैं कि वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू पैरामीटर ऑफ सम इंश्योर्ड पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पैकेज पॉलिसी का सेक्शन 1 फायर इंश्योरेंस होता है, जो कि मैंडेटरी होता है। आपके पास ये सारी पॉलिसियाँ, बिजनेस प्रोटेक्टर, श्री शॉपकीपर, श्री ऑफिस केयर, श्री होटल एंड रेस्टोरेंट, श्री एजुकेशन स्कूल, सब इन सब में पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन फायर इंश्योरेंस है, सेक्शन मैंडेटरी है, उसके बिना तो आप पॉलिसी नहीं दे सकते। लेकिन जब आप पॉलिसी दे रहे हैं तब आपको ये पता नहीं है कि ये कौन सी पॉलिसी लगेगी, इसमें सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम पर। लेकिन जैसे ही सम इंश्योर्ड सामने आया, मान लिया 48 करोड़, आप सोचने लगे कौन सी पॉलिसी दें, IR दे दें, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी दे दें, लघु उद्यम दे दें, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ देनी ही लघु उद्यम है और कोई ऑप्शन नहीं। तो वहां ये सॉफ्टवेयर खुद ही डिसाइड कर लेगा कि कौन सी पॉलिसी दी जाएगी। एक और चीज आपको ध्यान रखनी, इन पॉलिसियों के लिए जो भी प्रपोजल फॉर्म आपके पास आता है, जो भी कस्टमर आपको अप्रोच करता है या जिसको भी आपको देना है, उसका प्रीमियम कोट अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट सपोर्ट ऑफिस से ही जनरेट होगा, और ईच एंड एवरी केस पॉलिसी इश्यू भी हेड ऑफिस से होगी। आपको देखना सिर्फ ये है कि कॉमर्शियल यूनिट है, सम इंश्योर्ड कितना है, प्रपोजल फॉर्म की डिटेल है, पॉलिसी इश्यू हेड ऑफिस से हो जाएगी। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते। एनी क्वेश्चंस प्लीज? किसी का भी कोई क्वेश्चन? जी बोले सर। मुझे कुछ कहना है सर। बोलिए। बट इसके रिगार्डिंग मैं ये बोल रहा था सर, एक दिन आपका सर
वो क्लेम टीम के साथ हम लोग को सर ट्रेनिंग करवा देते, मतलब वो मीटिंग्स आप भी रहते सर, क्योरी बहुत सारा सॉल्व हो जाता है। क्लेम टीम भी आप रहते और क्लेम टीम भी साथ में रहती, तो टू पॉइंट क्या क्या ये रहता है। क्योंकि सर प्रोडक्ट अगर हम लोग ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, तो सर मेन जो दिक्कत हम लोग को इशू आ रही है वो प्रैक्टिकली क्या है कि क्लेम में, मतलब क्लेम टीम से हम लोग को गाइडलाइंस मिल जाएगा कि आपको ये तो हम लोग उस हिसाब से कस्टमर को, या जब भी बैंक को ये करेंगे तो ये चीज आश्वस्त करेंगे कि ये चीज उनके पास होना। क्योंकि सर क्लेम के टाइम में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है ना, तो उससे बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है सर। आपका पॉइंट मैंने सुन लिया है, आपका पॉइंट वाजिब है। पॉइंट अभी ये है कि आपको कौन से क्लेम की जानकारी चाहिए। अभी जैसे सर रिसेंटली अभी 10 लाख का, 4 दिन पहले दरभंगा में 10 लाख का एक लोन मैंने किया था। प्लांटर नर्सरी वो था, यूनिट था उनका, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसमें उनका आग लग गया, ठीक है सर, शॉर्ट सर्किट वगैरह से। तो अभी सर्वेयर आया है उनका, मान लीजिए 3-4 दिन से सारा कुछ हुआ है। अब वो बोल रहे हैं, मतलब कस्टमर भी डिस्टर्ब हो रहा है ना, कुछ हटाने भी नहीं दे रहे हैं, या फिर उसका पता नहीं वेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और जो जो रिक्वायरमेंट सर मांगा जा रहा है उतना सर रिक्वायरमेंट, जो भी लॉन्च हो रहे हैं उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता सर आपके। मतलब जो भी मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो तो वो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं सर जो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेरा और एक दो केस तक फंसा हुआ सर, जब ओरिजिनल ऑफिस का है और सर। तो हम चाह रहे थे कि क्लेम टीम के साथ सर एक दिन आप भी रहते और क्लेम टीम का एक हम लोग का सेशन हो जाता, तो जो भी डाउट हमें मेरे मन में है और जो भी क्लेम टीम इंस्ट्रक्शन देती कि ऐसे ऐसे ये सब चीज, तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब गाइड मिलता तो अच्छा रहता। सर चंदन का पॉइंट वैलिड है। अगर सर हम ये करते हैं, एक कॉमन मीटिंग ले लें सर, तो ये अपने पर्टिकुलर केसेस वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आई गॉट योर पॉइंट राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अब नॉन मोटर है, नॉन मोटर में तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपको किस प्रोडक्ट के क्लेम की जानकारी चाहिए। जैसे आपने कहा हेल्थ प्रोडक्ट की चाहिए, या फायर इंश्योरेंस की चाहिए, या मैरिन इंश्योरेंस की चाहिए, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की चाहिए, किस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। क्योंकि वो भी एक कॉमन लेक्चर देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगा। हाँ, ये करिए, फायर इंश्योरेंस के क्लेम के लिए हम आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल करा देंगे। अभी ये मंथ तो आपका क्लोजिंग का है, क्योंकि इसमें तो आप पे भी ज़्यादा प्रेशर होगा। अगला जब भी हम बैच रखेंगे तो आपके लिए फायर इंश्योरेंस क्लेम का एक ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल रख देंगे, कोई इशू नहीं इसमें, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी फायर की है ना। हाँ, तो फायर का एक सेशन रख देंगे, कोई इशू नहीं। अभी आपके लिए टेस्ट पेपर दिया जाए। जी सर। हाँ, अभी आपकी मेल पर भेज रहे हैं। कल का आप लोगों ने अटेंड करके भेज दिया है कि सभी ने? सर कल मैं मीटिंग में नहीं था, मैं आज भेज देता हूँ। बाकी लोगों ने? जी सर भेज दिए हैं सर। ओके, हाँ सर भेज दिया है। सर मॉर्निंग में भेजा था, आज तारीख सबमिट किया था उसको। हाँ, आप भेज दीजिए, क्योंकि भेजने के बाद ही आपको भी, आपका भी असेसमेंट होगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। भेजना ही चाहिए, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भेजना ही चाहिए आपको। थोड़ा आपकी क्लैरिटी भी रहेगी, आपको ये भी पता रहे कि आपको क्या नहीं आता है, तो वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सभी को ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड करूं, और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने सेशन नहीं ज्वाइन किया है उनकी भी मेरे आईडी पर ये टेस्ट पेपर पहुंच रहा है। ये कंफर्म है ना? सभी कंफर्म कीजिए, पहुंच रहा है कि नहीं? सर एक FLOB से सर जुड़ा सवाल था, पूछ सकता हूँ सर? एक मिनट में पहले ये टेस्ट पेपर भेज देता हूँ सभी को। हेलो, जस्ट अ मिनट।
मैंने पेपर भेज दिया है, आप अपनी मेल चेक कीजिए और मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको रिसीव हुआ है कि नहीं। जिसका रिसीव हो गया। ओके, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करके और सबमिट बटन दबा देना है, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। कल आप में से 1-2 लोगों ने उसको कॉपी करके फिर मेरे को सेपरेटली भेजा, उसकी ज़रूरत नहीं है, उनको शायद समझ नहीं आया होगा। नीचे इसमें सबमिट आएगा, सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, बाकी लोग आप क्वेश्चन करें अपने, और आपका क्या सवाल है आप पूछिए। सर मेरा ये पूछना था कि सर जैसे मैंने किसी को एफएलओपी पॉलिसी दी है सर फायर के साथ में जी, वो किसी मतलब कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहता है सर, वहाँ पे मतलब उनका शॉप है और वहाँ पे आग लग गई उनके सर, दुकान को तो कुछ नहीं हुआ सर, बाकी अदर को नुकसान हुआ, लेकिन अभी क्या है सर, आपने उनको दिया था बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी एफएलओपी में, वो बोलते हैं हमारा शॉप बंद है 5-6 दिन, तो उसमें को क्लेम मिलेगा क्या सर? क्योंकि उनका बिजनेस में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ क्या है कि आग लगी थी तो ये जो होता है ना सर फायर सर्किट, वो सब बंद था, मतलब लाइट चालू नहीं हो रहा था। पहली कंडीशन ये है कि अगर फायर पॉलिसी में क्लेम मिल रहा है तब तो एफएलओपी का क्लेम मिलेगा। नहीं सर, फायर पॉलिसी का कोई नुकसान नहीं हुआ सर, फायर पॉलिसी कैसे उनको क्लेम मिलेगा? उनका सिर्फ बिजनेस बंद था, बाकी और सबका जिसका आग लगा था उनका अदर कंपनी इंश्योरेंस है, लेकिन नो, इनका तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, सिर्फ नो। लाइट कटने की वजह से दुकानें बंद थी सर। आपकी बात मैंने बिल्कुल मान ली, लेकिन पॉलिसी की कंडीशन भी पहली है कि फायर पॉलिसी में अगर कोई क्लेम पे हुआ है तो ही एफएलओपी क्लेम पे करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, क्योंकि फायर पॉलिसी है तभी एफएलओपी पॉलिसी दी जाती है। अब आप कहते हैं कि उसकी दुकान में और किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 5 दिन बंद रही है इसलिए उसकी इनकम का लॉस हुआ है, तो फायर पॉलिसी तो क्लेम पे करेगी नहीं। फायर पॉलिसी में नहीं मिलेगा तो इनकम का भी लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा ओके सर, क्योंकि वो दुकान तो अपनी 20 दिन बंद करते हो तो उसकी मर्जी पर है। जब उसकी दुकान में कोई लॉस ही नहीं हुआ तो दुकान बंद क्यों कर रहा है भाई? सर वहाँ पे लाइट नहीं है, इसकी वजह से दुकानें मतलब चालू, क्योंकि तो लाइट नहीं है तो वो तो लाइट खुली रख के भी हो जाएगा, दुकान खुली रखोगी तो भी काम हो जाएगा, वो तो खुद ही अपना लॉस कर रहा है। लाइट का काम कराने के लिए मेरे ऑफिस की लाइट चलेगी, कोई तार कट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो मेरा ऑफिस बंद थोड़ी हो जाएगा। जो सिक्योरिटीज भी है मतलब पूरा प्रॉपर चालू नहीं करने देगा, मतलब कि आप चालू करोगे कुछ तो और एग्री, लेकिन क्योंकि यहाँ फायर पॉलिसी में कोई क्लेम पे नहीं हुआ है इसलिए एफएलओपी में भी नहीं होगा। ओके सर, यही पूछना था सर। ओके, पूछ के मैं बताऊंगा बाद में। चलिए अब अपना पेपर कर लीजिए और करते जाइए। पेपर जब भी आप करें तो थोड़ा कोशिश ये कीजिए कि वीडियो ऑन कर लें। वैसे तो आपको सारे तरीके अलाउ हैं, लेकिन वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे दिखेगा कि आप पेपर कर रहे हैं, और जितना टाइम जिसको लगे, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जितना टाइम लगे आप अपना पेपर करके सबमिट कीजिए, कॉपी आ जाएगी। हाँ, एक चीज़ और अनाउंस कर दूँ कि कल का जो सेशन है वो भी 10 बजे ही रहेगा, क्योंकि कल तो वैसे भी सैटरडे, तो कल का भी सेशन इसी टाइम 10 बजे रहेगा और 1 घंटे का ही सेशन रहेगा। तो सभी लोग आप इसी लिंक पे कल 10 बजे ज्वाइन कर लें।